हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सैन्य विमानन में सबसे अधिक प्रतीक्षित प्रगति में से एक रूस के भविष्य के स्टेल्थ बम्बरशक पगडा पोस्लानिक के बारे में गहराई से जानेंगे। यह अत्याधुनिक विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीक और शक्तिशाली क्षमताओं के साथ रणनीतिक बमबारी को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है। आइए जानें कि क्या चीजें पोस्लानिक को आसमान में एक संभावित गेम चेंजर बनाती हैं। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, PAKDA या लंबी दूरी के विमानन के लिए आशाजनक विमानन परिसर दशकों से काम चल रहा है। शुरुआत में 1990 के दशक के अंत में इसकी कल्पना की गई थी। ये स्टेल्थ और उन्नत हथियारों की आधुनिक आवश्यकताओं का रूस का जवाब है। ये परियोजना आधिकारिक तौर पर 2008 में शुरू हुई, जिसमें 2013 में सबसोनिक फ्लाइंग विंग डिजाइन के चयन सहित प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। रूस का भविष्य का पगडा पोस्लानिक स्टेल्थ बम्बरशक 30 टन परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाएगा। 31 जुलाई 2024 को रूसी सोशल मीडिया पर रूस के नवीनतम रणनीतिक बम्बरशक पगडा पोस्लानिक के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आई। सैन्य विमानन की एक नई पीढ़ी का यह विमान अपने विकास के दौरान विभिन्न चुनौतियों और संशयवाद का सामना कर चुका है। हालांकि हाल के अपडेट इसकी तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं की अधिक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। PAKDA पोस्लानिक को 12,000 किलोमीटर 7,500 मील की अनुमानित रेंज और 30 टन या यहां तक कि कुछ स्रोतों के अनुसार 35 टन तक की पेलोड क्षमता वाले लंबी दूरी के स्टेल्थ रणनीतिक बम्बरशक के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में इंजन की समस्याओं और भू राजनीतिक संघर्षों के कारण संसाधन के मोड़ सहित कई चुनौतियों के बावजूद विकास आगे बढ़ा है। PAKDA, जिसे पोस्लानिक या दूत के नाम से भी जाना जाता है, उम्मीद है कि यह Tu-95 और Tu-160 जैसे पुराने बम्बरशकों द्वारा छोड़े गए रणनीतिक शून्य को भर देगा, जिसकी पहली उड़ान अब 2025 के लिए निर्धारित है और धारावाहिक उत्पादन की उम्मीद है 2027 तक। 20 जून 2024 को AN तुपोलेव के नाम पर KNIT-UKAI में छात्रों के साथ एक बैठक के दौरान JSC तुपोलेव के प्रबंध निदेशक कॉन्स्टेंटिन टिमोफेव ने पगडा की चल रही प्रगति की पुष्टि की, हालांकि धीमी गति से। 2023 के अंत तक पगडा जमीनी ताकत परीक्षणों के लिए तैयार था, जिसमें पहली उड़ान शुरू में 2024 के लिए निर्धारित की गई थी। अब 2025 तक स्थगित होने की संभावना है। धारावाहिक उत्पादन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, PAKDA या लंबी दूरी के विमानन के लिए आशाजनक विमानन परिसर दशकों से काम चल रहा है। शुरुआत में 1990 के दशक के अंत में इसकी कल्पना की गई थी। ये स्टेल्थ और उन्नत हथियारों की आधुनिक आवश्यकताओं का रूस का जवाब है। ये परियोजना आधिकारिक तौर पर 2008 में शुरू हुई, जिसमें 2013 में सबसोनिक फ्लाइंग विंग डिजाइन के चयन सहित प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। PAKDA, जो प्रॉमिसिंग एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, रूसी पर्सपेक्टिवनी एविएशन कॉम्प्लेक्स दलनी एविएशन के लिए एक संक्षिप्त नाम है, को रूस में छठी पीढ़ी के बम्बरशक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें स्टेल्थ, आंतरिक हथियार बे और सुपरसोनिक उड़ान क्षमता जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है। बिना आफ्टर बर्नर्स, छठी पीढ़ी के विमानों में लेजर हथियार, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताएं और मानव रहित उड़ान मोड की सुविधा होने की उम्मीद है। हालांकि हवाई युद्ध के लिए उपयुक्त लेजर हथियार अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं का उपयोग वर्तमान पीढ़ी के विमानों में पहले से ही किया जा रहा है। स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों में प्रगति को देखते हुए मानव रहित संचालन की संभावना भी पहुंच के भीतर है। हाल के वर्षों में इंजन की समस्याओं और भू राजनीतिक संघर्षों के कारण संसाधन के मोड़ सहित कई चुनौतियों के बावजूद विकास आगे बढ़ा है। PAKDA, जिसे पोस्लानिक या दूत के नाम से भी जाना जाता है, उम्मीद है कि यह Tu-95 और Tu-160 जैसे पुराने बम्बरशकों द्वारा छोड़े गए रणनीतिक शून्य को भर देगा, जिसकी पहली उड़ान अब 2025 के लिए निर्धारित है और धारावाहिक उत्पादन की उम्मीद है 2027 तक। तो दोस्तों, आइए पोस्लानिक के प्रभावशाली स्पेसिफिकेशंस को तोड़ते हैं। ये स्टेल्थ बम्बरशक 145 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग गति का दावा करता है। ये 20,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी 12,000 किलोमीटर की अद्भुत रेंज है, जिससे ये रूस की सीमाओं से बहुत दूर स्थित लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसके कोडनेम पोस्लानिक, जिसका अर्थ दूत है, के नाम से भी जाना जाता है। पहले पगडा, जिसे अब Su-57 फेलोन के नाम से जाना जाता है, और पगडा, जिसे MiG-41 नामित किया गया है, का अनुसरण करता है। पगडा, जिसे पोस्लानिक संदेशवाहक या दूत कहा जाता है,
अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत अभी भी अपने प्रोटोटाइप चरण में है। रूसी एरोस्पेस फोर्स की लंबी दूरी के विमानन शाखा के लिए तुपोलेव द्वारा विकसित इस विमान के विकास में कई निर्माता शामिल हैं, जिनमें कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन, नोवोसिबिर्स्क एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन प्लांट और बेरीव शामिल हैं। उम्र बढ़ने वाले तुपोलेव Tu-95 भालू और Tu-160 की जगह लेने के लिए निर्धारित PAKDA, जिसे इसके कोड नेम पोस्लानिक, जिसका अर्थ दूत है, के नाम से भी जाना जाता है, पहले PAKDA का अनुसरण करता है, जिसे अब Su-57 फेलोन के नाम से जाना जाता है, और PAKDA, जिसे MiG-41 नामित किया गया है। पकड़ा, जिसे पोस्लानिक, संदेशवाहक या दूत कहा जाता है, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत अभी भी अपने प्रोटोटाइप चरण में है। एक नई शुरुआत रूसी वायुसेना के लिए पकड़ा। रूसी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पकड़ा का निर्माण किया जा रहा है। यह इससे पहले के पक-FA, जो अब सुखोई-57 फैलन के नाम से जाना जाता है, और सुखोई-75 चेकमेट के बाद आएगा। इस परियोजना की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब एक नए सामरिक बमवर्षक की आवश्यकता पर पहली बार विचार किया गया था। रूसी वायुसेना ने दिसंबर 2007 में इसके लिए औपचारिक आवश्यकताएं जारी की और 2008 से इस कार्यक्रम के लिए धनराशि मिलनी शुरू हुई। 2013 तक एक उपध्वनिक उड़ान विंग डिजाइन चुना गया, जिसमें स्टेल्थ तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। इस डिजाइन चरण को अप्रैल 2014 में अंतिम रूप दिया गया, जिसके बाद काजान के कैपो संयंत्र में प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू हुआ। 2023 में रूस ने काजान संयंत्र में पकड़ा के विकास और परीक्षण के लिए एक विशेष सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया है, जो इस परियोजना के उन्नत चरण का संकेत देता है। नोट: पकड़ा और पक-FA जैसे शब्दों के लिए हिंदी में कोई सटीक समकक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में ही लिखा गया है। पकड़ा के विकास में काफी देरी हुई है, जिसका मुख्य कारण इंजन की समस्याएं और यूक्रेन संघर्ष के लिए संसाधनों का मोड़ है। शुरू में 2023 में प्रदर्शित होने के लिए निर्धारित विमान की तैयारी को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इन देरी से रूस के लिए एक रणनीतिक अंतराल पैदा हो सकता है, क्योंकि अन्य महाशक्तियां अपने स्वयं के स्टेल्थ बमवर्षक कार्यक्रमों, जैसे चीनी H-20 और अमेरिकी B-21 रेडर पर आगे बढ़ रही हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्स की लंबी दूरी के विमानन शाखा के लिए तुपोलेव द्वारा विकसित इस विमान के विकास में कई निर्माता शामिल हैं, जिनमें कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन, नोवोसिबिर्स्क एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन प्लांट और बेरीव शामिल हैं। उम्र बढ़ने वाले तुपोलेव Tu-95 भालू और Tu-160 की जगह लेने के लिए निर्धारित PAKDA, जिसे इसके कोड नेम पोस्लानिक, जिसका अर्थ दूत है, के नाम से भी जाना जाता है, पहले PAKDA का अनुसरण करता है, जिसे अब Su-57 फेलोन के नाम से जाना जाता है, और PAKDA, जिसे MiG-41 नामित किया गया है। पकड़ा, जिसे पोस्लानिक, संदेशवाहक या दूत कहा जाता है, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत अभी भी अपने प्रोटोटाइप चरण में है। रूसी स्रोतों का कहना है कि कई प्रोटोटाइप उत्पादन में हैं, जिसमें पहली उड़ान 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत के बीच होने की उम्मीद है। PAKDA के लिए ज्ञात तकनीकी विशिष्टताओं में 145 टन का अधिकतम टेक ऑफ वजन, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग गति और 20,000 मीटर तक की परिचालन छत शामिल है। 4 सदस्यीय चालक दल द्वारा संचालित PAKDA पोस्लानिक को 12,000 किलोमीटर 7,500 मील की अनुमानित रेंज और 30 टन या यहां तक कि कुछ स्रोतों के अनुसार 35 टन तक की पेलोड क्षमता वाले लंबी दूरी के स्टेल्थ रणनीतिक बमवर्षक के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके आयुध क्षमताओं में 6,500 किलोमीटर की रेंज वाली 12 ख-BD क्रूज मिसाइलें, साथ ही ख-555, ख-101 से लेकर 102 तक और संभावित रूप से ख-47 किंजाल और भविष्य की ख-95 हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक है। विशेष रूप से पकड़ा में हवा से हवा मिसाइलें होंगी, जो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत इसे साथ देने वाले लड़ाकू एस्कॉर्ट की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे इसकी उत्तरजीविता और परिचालन लचीलेपन में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त बमवर्षक को उपग्रहों सहित अंतरिक्ष आधारित लक्ष्यों को शामिल करने की क्षमता के साथ साथ लेजर हथियार जैसे भविष्य की प्रगति को समायोजित करने के लिए एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के रूप में कहा जाता है। PAKDA के लिए इंजन विकास में शुरू में कुज़नेत्सोव NK-65 टर्बोफैन इंजन के एक एनालॉग पर विचार किया गया था, लेकिन NK-3202 पर बस गया, जो कि 24 टन के थ्रस्ट वाला एक आफ्टरबर्नर इंजन है, जो पहले से ही Tu-160 M2 पर उपयोग में है। यह निर्णय एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 30 घंटे की बिना रुके उड़ानें भरने के साथ साथ परमाणु पेलोड ले जाने के लिए -60 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना करने के लिए 12 से 21 साल के बीच की सेवा जीवन के साथ। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत PAKDA सुपरसोनिक गति तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इसकी धीमी गति इसे एक बड़ा पेलोड ले जाने की अनुमति देती है।
ये सुझाव देते हुए कि परियोजना आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए गति पर चुपके, सहन शक्ति और परिचालन रेंज को प्राथमिकता देती है, जहां पता लगाने से बचना महत्वपूर्ण है। जबकि पगडा अपने परिचालन शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, उसे अमेरिकी B-21 रेडर और चीनी H-20 सहित अन्य वैश्विक स्टेल्थ बमवर्षक परियोजनाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्टेल्थ, पेलोड क्षमता और रेंज के अपने अनूठे संयोजन के साथ पोस्लानिक भविष्य में रणनीतिक बमवर्षण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाता है। अनुवाद। निष्कर्ष के रूप में पगडा पोस्लानिक रूस के लंबी दूरी के विमानन में केवल एक और जोड़ नहीं है, बल्कि स्टेल्थ तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है। जैसे जैसे हम इसकी प्रत्याशित पहली उड़ान के करीब पहुंच रहे हैं, दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या पोस्लानिक हवाई युद्ध को फिर से परिभाषित करेगा? केवल समय ही बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पगडा पोस्लानिक पर यह गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक पर और अपडेट मिल सके। इस अगली पीढ़ी के बमवर्षक पर अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार तक सूचित रहें और सुरक्षित रहें।